हेलो, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है नील गाइडेंस में आपका। अभी 26 और 27 जुलाई को सीईटी का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है बेटा आपका। होपफुली सबका अच्छा रहा होगा। इस एग्ज़ाम में जो पहली और लास्ट जो शिफ्ट रही है उसको मैंने जितने भी बच्चों ने मुझे बताया है कि हार्ड बता रहे हैं वो। तो ये तो बेटा बोर्ड का काम है, वो किस प्रकार से एग्ज़ाम लेता है, कैसे वो नॉर्मलाइजेशन उसका करेगा, ठीक है। लेकिन हमारा जो काम है उसे हमें पूर्ण रूप से करना चाहिए, ठीक है। अब हमारा काम क्या है कि हम उसको जो हमारी तैयारी है उसको डिले ना करें। अब आपने एग्ज़ाम दे दिया, बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि पेपर तो दे दिया, अब अपना आराम करेंगे, ठीक है। ऐसे जो भी बच्चे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट ही कर रही हूँ कि बेटा टाइम बहुत ही स्पीडली जा रहा है आपका, इसलिए अपनी मेहनत करो, लगातार लगे रहोगे तभी सफलता मिलेगी, ठीक है। तो देखिए आज जो पहली शिफ्ट जिसे आप कई बच्चे हार्ड बता रहे हैं, आज उसी को ही हम एक्सप्लेन करेंगे कि किस प्रकार से ये जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे आए हैं, उनको एक बार देखते हैं, ठीक है बेटा। तो इसमें देखिए जो पहला प्रश्न आपका है पहली शिफ्ट का, ठीक है। तो पहली शिफ्ट का पहला प्रश्न जो हरियाणा जीके का है, इसमें देखिए उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। एक तो बेटा जैसे कि आपका अभी जैसे ये पेपर हो गया, तो ऐसे बच्चे भी हैं जिनको अच्छे नंबर भी बने हैं, ऐसे बच्चे भी हैं जिनको कम नंबर भी आए हैं। तो इसका ये मतलब थोड़े होगा कि कम हो गए आ गए नंबर तो दोबारा कभी एग्जाम होना ही नहीं है, ठीक है। तो अगली अपनी तैयारी शुरू करो। जिन बच्चों का क्वालिफाई हो रहा है वो मेंस की तैयारी करो, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अपना हरियाणा का सामान्य ज्ञान और आपकी हिंदी ये यहाँ से इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट हो ही रही है आपकी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हम शुरू करते हैं एक्सप्लेन शिफ्ट फर्स्ट का, ठीक है बेटा। तो देखिए पहला जो प्रश्न है वो है 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद, ये आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है। 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने बल्लभगढ़ पर कब्जा कर लिया था। इसका अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक की अगर हम बात करें बेटा तो वो थे नाहर सिंह। इसमें क्योंकि ऑप्शन में देखिए ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, अजीत सिंह दे रखा है। तो अजीत सिंह जो थे वो अजीत सिंह बल्लभगढ़ के ही थे, लेकिन सहयोगी थे इनके। गोपाल सिंह ये नसीबपुर से थे, ठीक है। और बलराम सिंह जो कि बल्लभगढ़ के संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है बेटा। तो ऑप्शन कौन सा सी सही आएगा? नाहर सिंह, ठीक है। पहले का ऑप्शन कौन सा होगा? नाहर सिंह, नाहर सिंह, ठीक है बेटा, ये आप ध्यान रखें। दूसरा प्रश्न जो है, दूसरे प्रश्न के अनुसार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने हरियाणा को एक अलग राज्य के रूप में बनाने में सहयोग किया? तो कौन सा अनुच्छेद है भारतीय संविधान का जो हरियाणा को अलग राज्य के रूप में उसको सहयोग करता है? तो देखिए अनुच्छेद है 3। कौन सा अनुच्छेद है? 3। अब अनुच्छेद 3 जो है वो भाग 1 के अनुच्छेद 3 के अनुसार क्या कहता है? नए राज्यों के गठन और सीमाओं या नामों को के परिवर्तन से संबंधित है। तो कौन सा भाग ये अनुच्छेद आएगा? भाग 1 का अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 ये आंसर है बेटा आपका, ठीक है। प्रश्न संख्या ये है आपकी पांचवें प्रश्न संख्या है। इसमें देखिए 3 और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, 239, 1 और 371। तो 371 जो है वो तो भाग 21वें में है, जो कि राज्यों को विशेष शक्तियां देता है, ठीक है। कुछ एक राज्य है, 12 राज्य हैं जिनको विशेष शक्तियां प्रदान की जाती हैं इस अनुच्छेद के अंतर्गत, ठीक है बेटा। 239 जो है वो भाग 8 में निहित है। प्रत्येक संघ और राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, इससे संबंधित है, ठीक है बेटा। और पहला जो अनुच्छेद है उसके अंतर्गत भारत राज्यों का संघ होगा, राज्य और उनके क्षेत्र प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट होंगे, ठीक है। इस प्रकार का इसमें दिया हुआ है, लेकिन जो हमारा आंसर है वो कौन सा होगा? तीसरा होगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या छठी प्रश्न के अनुसार
बजट 2025-26 के तहत, इसको मैं एक्सप्लेन इसलिए भी कर रही हूँ बेटा कि जब आप कोई भी दूसरे प्रैक्टिस सेट जब आप करते हो तो उसमें ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे, ठीक है बेटा। तो इसलिए इसको ध्यान से देखें और जितना मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है उसको आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर छठा प्रश्न के अनुसार बजट 2025-26 के तहत लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं के कल्याण के लिए कितनी राशि आवंटित की जाती है? तो प्रश्न संख्या छठी जो है उसका आंसर क्या होगा बेटा? 5,000। कितनी? 5,000, ठीक है। 5,000 करोड़ रुपए जो राशि है, 5,000 करोड़, ठीक है। ये आपका आंसर आएगा। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत कितनी राशि आवंटित की गई है बजट में? 5,000 करोड़, ठीक है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 7वीं की निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा राज्य में एक संवैधानिक निकाय है? ठीक है, बाकी सभी संवैधानिक निकाय नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा राज्य में एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो ये प्रश्न संख्या 7वीं की देखिए, आंसर इसमें है आपका मानवाधिकार आयोग, ठीक है बेटा, मानव अधिकार आयोग। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है HPSC दिया हुआ है, राज्य चुनाव आयोग दिया हुआ है, राज्य वित्त आयोग दिया हुआ है। तो ये सभी संवैधानिक निकाय हैं। कौन सा नहीं है? मानवाधिकार आयोग एक वैधानिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है, ठीक है। इसमें देखिए, मानव संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इसको स्थापित किया गया था। ये जो मानवाधिकार आयोग, आंसर आप लिख रहे हो मानवाधिकार आयोग, ये ऑप्शन आपका सही होगा इसमें, ठीक है। तो इसकी जो स्थापना है 1993 के तहत की गई थी, ठीक है बेटा, अधिनियम 1993 के तहत, अधिनियम 1993 के तहत, ठीक है, मानवाधिकार की ये स्थापना की गई थी। और ये संवैधानिक नहीं है, कैसा है? वैधानिक निकाय है, वैधानिक निकाय है। क्योंकि अभी आपकी आंसर की भी आएगी, सबको जरूरत होगी कि भाई ये हमारा क्वेश्चन सही कैसे, ये गलत कैसे हो गया, ठीक है। तो इसलिए आप इसको चेक जरूर कर लेना, ठीक है बेटा। शायद हो सकता है कि आंसर की डल ही गई हो, क्योंकि चेयरमैन साहब ने कहा भी था कि 1-2 दिन में आंसर की डल जाएगी, ठीक है। तो देखिए अगला, इसमें देखिए कि ये है पिंजौर गार्डन, प्रश्न संख्या 8वीं प्रश्न के अनुसार पिंजौर गार्डन किस वास्तुकला शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो ये इंडो सार सैनिक वास्तुकला, राजपूत वास्तुकला, ब्रिटिश औपनिवेशिक वास्तुकला या फिर मुगल गार्डन वास्तुकला। ये मुगल गार्डन वास्तुकला। तो आंसर कौन सा आएगा इसमें? मुगल गार्डन वास्तुकला, ठीक है बेटा। कौन सा? मुगल गार्डन। ये इसका आंसर है 8वें का डी, मुगल गार्डन, ठीक है बेटा, मुगल गार्डन वास्तुकला, इसका ये ऑप्शन सही है, ठीक है बेटा। इसमें देखिए 17वीं शताब्दी में बनाया गया था, ये पटियाला राजवंश के शासकों द्वारा पुनः निर्मित किया गया था इसको, ठीक है बेटा। अगला देखो, अगला इसमें है हरियाणा में कौन सा उद्यान या अभयारण्य रामसर स्थल है? तो ये जो रामसर स्थल है ना बेटा, प्रश्न संख्या आपकी 9वीं है, ये 9वां प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 9, हरियाणा में कौन सा उद्यान अभयारण्य रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो रामसर स्थल है ना बेटा, 2 को घोषित किया गया है। एक तो सुल्तानपुर अभयारण्य है, सुल्तानपुर, ठीक है, और एक ये है आपका भिंडावास, भिंडावास, ठीक है। दोनों ही रामसर साइट है, रामसर स्थल है दोनों, ठीक है। अब आप देख लीजिए कि ऑप्शन में कौन सा है आपका? ऑप्शन में आपका है सुल्तानपुर। कौन सा है बेटा? सुल्तानपुर, ठीक है। तो आपका बी जो आंसर है वो सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो 2021 में दोनों को ही रामसर स्थल घोषित किया गया था। तो 16वां प्रश्न जो है उसके अनुसार
निम्नलिखित में से कौन सी नीति का उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलना है? कि कौन सी ऐसी ये नीति थी, कौन सी ऐसी योजना थी जिसका उद्देश्य था कि महिलाएं जो ग्रामीण गांव की हैं उनको स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए। तो इसका जो ऑप्शन है ना बेटा वो आएगा DAYNRLM। ये जो योजना थी कौन सी? DAYNRLM। ठीक है, ये जो योजना थी इसके अनुसार ग्रामीण गरीबी को कम करना और गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सशक्त बनाकर लाभकारी योजनाएं उनको प्रदान करना। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका आता है 17वां। ये वैसे इंडिया जीके का प्रश्न बनता है बेटा। ठीक है, अगला है प्रधान मध्याह्न रेखा ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ठीक है, कथन है ये। पहला कथन क्या कहता है कि प्रधान मध्याह्न रेखा ग्रीनविच से होकर गुजरती है, ये बात तो सही है। अगला है कथन 2, यह 0 डिग्री अक्षांश पर है। तो ये 0 डिग्री अक्षांश पर नहीं है बेटा, 0 डिग्री देशांतर पर है। ठीक है, तो कथन कौन सा सही होगा? कथन ये होगा बी में क्या लिखा हुआ है कि एक सही है, 2 गलत है, दूसरा क्या है? गलत है। ठीक है, ये तो ये हो गया आपका। अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न संख्या 19वें प्रश्न के अनुसार भारत ने 2024 में किस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की सफलतापूर्वक मेजबानी की है? तो इसमें बेटा ये बिम्स्टेक आता है। इससे व्यापार शिखर सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में। ठीक है, ये ध्यान रखें आप। अगला आता है आपका हरियाणा में, प्रश्न संख्या 19वीं में जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? पहला, 19 का ए। ठीक है बेटा, बिम्स्टेक। अगला आपका आता है हरियाणा में उत्पन्न होने वाली देसी मवेशी नस्लों के सही युग्म की पहचान करें। प्रश्न संख्या 23वीं। तो प्रश्न संख्या 23वीं के अनुसार 23वां प्रश्न जो है, हरियाणा में कौन कौन सी जो नस्लें हैं जिनके उनका सही युग्म हमें पहचानना है। तो ऑप्शन में दे रखा है साहिवाल गाय और बन्नी भैंस, गिर गाय और जाफराबादी भैंस, हरियाणा गाय और मुर्रा भैंस। तो हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा होगा? हरियाणा गाय और मुर्रा भैंस। यानी 23वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 23वें का सी सही होगा, हरियाणा। और कौन सी है? मुर्रा भैंस। ठीक है बेटा, ये आंसर है आपका। अगला प्रश्न 24वां है कि हरियाणा और भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत, हरियाणा और भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क, राष्ट्रीय उत्पाद, वन्य जीव अभयारण्य और संरक्षण रिजर्व द्वारा कवर किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन होगा सी, 24वें का सी। और ऑप्शन क्या है? 0.75%। ठीक है बेटा, ये आप देख लें। अगला आता है प्रश्न संख्या 25वें प्रश्न के अनुसार हरियाणा की पहचान परिवार पत्र प्रणाली के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कि ये जो पीपीपी है ना, परिवार पहचान पत्र, इनमें के अनुरूप कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें है ऑप्शन, केवल हरियाणा के निवासियों को ही फैमिली आईडी दी जाती है, या फिर हरियाणा से बाहर के परिवारों को टी अक्षर से शुरू होने वाली 9 अंकों की आईडी मिलती है, या तो फिर अस्थायी आईडी केवल प्रवासी श्रमिकों के लिए है।
या फिर सभी निवासियों के लिए पीपीपी अनिवार्य है? तो सभी के लिए अनिवार्य है। ठीक है बेटा। अगला देखिए, हरियाणा, प्रश्न संख्या आपकी 26वीं है। 26वां प्रश्न, 26वें प्रश्न के अनुसार हरियाणा पूरे भारत में किस पक्षी प्रजाति की जनसंख्या में गिरावट एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दा है? कि हरियाणा ही नहीं, पूरे भारत में उस पक्षी की जो उसकी प्रजाति है, उसकी जनसंख्या में निरंतर गिरावट दर्ज की जा रही है। तो ये कौन सा पक्षी है, ये आपको बताना है, जिसका मुख्य कारण भी बताया गया है कि पशु चिकित्सा में डिक्लाफेनेक का उपयोग होता है, इसलिए इसकी संख्या में गिरावट आ रही है। तो वो पक्षी कौन सा है? गिद्ध होगा। कौन सा होगा बेटा? गिद्ध। तो 26वें का आंसर क्या आएगा आपका? गिद्ध आएगा। ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र हरियाणा के हिसार जिले में बनाया जा रहा है। ठीक है। अगला इसमें देखिए, हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के लिए आयु सीमा को हटा दिया है। अगला है, सरस आजीविका मेले का तीसरा संस्करण गुरुग्राम में आयोजित किया गया था। अब ये 3 कथन है, इन तीनों कथनों में से बताना क्या था? आपको बताना था कि कौन सा कथन सही है। इन तीनों में से तीनों सही है, 2 सही है या 1 सही है। तो देखिए बेटा, जो पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र था उत्तर भारत का, वो बना तो हरियाणा में ही लगाया गया था, लेकिन फतेहाबाद के गोरखपुर में। ठीक है। और दूसरा इसमें है कि सरस आजीविका मेले का तीसरा संस्करण, तो दूसरा तो गुरुग्राम में हुआ था, लेकिन तीसरा जो था वो नोएडा में हुआ था। ठीक है। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के लिए आयु सीमा को हटा दिया है। तो आपको जो आंसर है सही बताना है, तो सही आपका आएगा ये दूसरा और तीसरा। ठीक है। दूसरा और तीसरा। 25 में नोएडा में हुआ है और 24 में ये संस्करण गुरुग्राम में। ठीक है बेटा। तो ए ऑप्शन आपका सही होगा, 27 का ए। ठीक है। अगला देखिए, 2022 में निर्यात तैयारी सूचकांक में हरियाणा भारतीय राज्यों में कौन से स्थान पर था? तो ये बेटा 5वें स्थान पर था। कौन से स्थान पर था? 5वें पर। ठीक है। अगला आता है आपका, हरियाणा विधानसभा में, प्रश्न संख्या 30वीं है, हरियाणा विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की वर्तमान संख्या कितनी है? तो भाई 90 सीट है, 90 में से कितनी आरक्षित है? 17 आरक्षित है। ठीक है। तो ऑप्शन 30 का क्या होगा? डी। 30 का कौन सा ऑप्शन होगा बेटा? डी होगा, 17। ठीक है। अगला देखिए, इसमें सूर्य ग्रहण मेला अनोखा और महत्वपूर्ण आयोजन है जो विशेष रूप से हरियाणा के किस तीर्थ स्थल पर सूर्य ग्रहण होने पर ही आयोजित किया जाता है? तो सूर्य ग्रहण होने पर, मैंने आपको कुरुक्षेत्र वाली जो वीडियो बनाई थी उसमें भी बताया था आपको कि सूर्य ग्रहण लगने पर ये जो मेला है वो कहाँ पर होता है आयोजित? ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में। ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या होगा? डी। 41वें प्रश्न का आंसर कौन सा होगा बेटा? 41 का डी होगा। ये है ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र। ठीक है। 42वें में देखो, हरियाणा में हाल ही के बुनियादी ढांचे के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब ये कथन सही और गलत बहुत आ रहे हैं बेटा इसमें क्वेश्चन में, आपको बताना है सही कौन सा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। राखीगढ़ी दृश्यवती पुरा चैनल के बाएं तट पर स्थित है। हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2016 में पारित किया गया, ये गलत है, 2014 में पारित हुआ था। अगला है, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे हिसार शहर से होकर गुजरता है, जबकि ये गुजरता कहाँ से है? सोनीपत और पलवल से। ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो है पहला और आपका ए भी गलत है, बी भी गलत है और डी भी गलत है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी होगा, कि राष्ट्रीय राजमार्ग 152 डी जो है वो अंबाला और नारनौल को जोड़ता है। तो ऑप्शन कौन सा? 42वें का ऑप्शन कौन सा सही होगा? 42वें का ऑप्शन जो है सी,
152D किसको जोड़ता है? अंबाला को और नारनौल को जोड़ता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न आपका है 43वां। ये आज हम हरियाणा जीके और हिंदी दोनों ही कंप्लीट करेंगे बेटा, और साथ में इंडिया जीके भी है। ठीक है, ये ध्यान रखें। इसमें देखिए 43वां जो प्रश्न आपका है, थानेसर में कौन सा मंदिर राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान एक प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में कार्य करता था? तो ये तो जहां भी हर्षवर्धन का नाम आएगा तो थानेश्वर यानी थानेसर जो जगह है उसका भी नाम आएगा। अब क्योंकि ये पहचान है, कौन सा मंदिर है? स्थानेश्वर महादेव मंदिर है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका? बी ऑप्शन सही होगा, स्थानेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है बेटा, अगला देखिए, प्रश्न संख्या आपकी आती है ये 49 पे देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी आपको सही और गलत बताना है। तो देखिए लिखा है कि हरियाणा भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 2.34% भाग होता है, भाग घेरता है। ठीक है, दूसरा है कि सरकार ने मादा नील गायों को मारने को वैध कर दिया है। ठीक है, तीसरा है लेंटाना कैमारा हरियाणा वन पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा वाक्य जो है वो सही है। ठीक है, तो इनमें से जो भी कथन सही है वो देखिए, इसमें पहला है कि हरियाणा भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.3% घेरता है बेटा, 2.34% नहीं घेरता। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। अगला है कि सरकार ने मादा नील गायों को मारने को वैध कर दिया है, जबकि स्टेटमेंट क्या थी उसमें कि सरकार ने नर नील गायों को मारने का उसको वैध किया है। ठीक है, अगला है लेंटाना कैमारा हरियाणा वन पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है। ये आपका वाक्य जो कथन है वो सही है। तो केवल ऑप्शन में क्या आएगा? केवल तीसरा। ठीक है, तो ये प्रश्न संख्या आपकी है 49, जिसका आंसर कौन सा होगा? ए। 49 का आंसर क्या होगा? ए होगा बेटा। कथन जो तीसरा था ना लेंटाना वाला, उसका ये आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिए कि निम्नलिखित में से संस्थानों और उनके स्थानों का कौन सा युग्म गलत है? तो गलत में देखिए, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? हिसार में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? करनाल में है। भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है? रोहतक में है, IIM। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है उसका ऑप्शन में पंचकुला दिया हुआ है, जबकि ये है कहाँ पे बेटा? दिल्ली में। ठीक है, तो 50वां जो प्रश्न है, 50वें प्रश्न का आपका जो ऑप्शन डी है वो आपका आएगा इसमें, क्योंकि वो गलत है। ठीक है, अगला देखिए, प्रश्न संख्या आपकी आती है आगे। अगला प्रश्न देखिए आप, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52। मूल अधिकार हमें बताने हैं कि मूल भारतीय संविधान में खालिस्तान मौलिक अधिकार थे। ठीक है, जबकि वर्तमान में इसमें खालिस्तान मौलिक अधिकार है। हमें क्या बताना है कि मूल जो भारतीय संविधान था उसके अंदर तो कौन से मूल अधिकार थे? ठीक है, जो सबसे पहले मूल अधिकार कौन से थे और वर्तमान में वो कितने हो गए हैं? तो जो मूल अधिकार थे बेटा वो 7 थे और वर्तमान में कितने हो गए हैं? 6 हो गए हैं। और ये संविधान का जो संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, उसके अनुसार, ठीक है, उसके अनुसार जो आपका संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया गया था। ये 19(1) में था संपत्ति का अधिकार। ठीक है, इसे हटाया गया है संपत्ति का अधिकार। ठीक है बेटा, इसको हटाया गया है। और इसके अलावा 6 जो अधिकार है मौलिक अधिकार, वो अधिकार एज इट इज हैं आपके, और इस अधिकार को हटा दिया गया है। और कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 44वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1978 में हुआ था। और इसमें जो है देखो, सबसे पहले समानता का अधिकार, समानता, स्वतंत्रता, ठीक है, समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध, ठीक है,
और फिर आपका आ गया धार्मिक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है। और पांचवा आपका आ गया है इसमें सांस्कृतिक और शैक्षिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक, शैक्षिक, ठीक है। और छठा आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। तो ये 6 हैं आपके, और हटाया कौन सा गया है, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। अच्छा, ये जो है आपका, ये देखो, ये 1400 से 18 जो अनुच्छेद है उसमें वर्णित है, ये 19 से लेके और आपका 22 तक, 19 से 22वां अनुच्छेद तक है, ये आपका 23 और 24 है, ये 24 से लेके 28 है, ठीक है। 24 से लेके ये 25 से लेके 25 से 28 तक है अनुच्छेद, ये अनुच्छेद है बेटा, ठीक है। अगला आपका आता है सांस्कृतिक और शिक्षा, 29 और 30, 29 और 30वां अनुच्छेद इससे जुड़ा हुआ है। इसके बाद आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो ये अनुच्छेद 32 तक है, अनुच्छेद 32 तक है। जबकि जो मौलिक अधिकार है हमारे, वो अनुच्छेद 14 से लेकर 35 तक है। 35 तक जो अनुच्छेद आपके 33 से 35 तक बच गए हैं, वो कहते हैं कि मौलिक अधिकारों को लागू करने का जो अधिकार है वो किसके पास होगा, संसद के पास होगा, ठीक है। ये आपका इससे संबंधित जो एक्सप्लेनेशन था वो था। आगे आप देखिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ना बेटा, ये हर बार आपके मेंस में भी काम आने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए, अगला जो प्रश्न है वो देखिए आपका, निम्नलिखित में से अंतरराष्ट्रीय संगठन जो हैं वो आपको बताने हैं कि कौन सा गलत है। निम्नलिखित में से अंतरराष्ट्रीय संगठनों और उनके मुख्यालयों का कौन सा युग्म गलत है। तो आपकी स्क्रीन पे भी क्वेश्चन है ये, और इसमें ऑप्शन है IAEA, और इसका मुख्यालय बताया गया है द हेग, नीदरलैंड में। जबकि ये एटॉमिक एनर्जी से संबंधित संस्थान है, इसका मुख्यालय जो है बेटा वो वियना, ऑस्ट्रिया में है। तो पहला ही जो ऑप्शन है आपका, यही आपका राइट आंसर होगा, पहला जो ऑप्शन है वही राइट आंसर होगा। FAO, इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। संयुक्त राष्ट्र जो संघ है उसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। और यूनेस्को कहाँ पे है, पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस, फ्रांस में है। जबकि IAEA जो एटॉमिक संस्थान है, ये इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे होगा, वियना, ऑस्ट्रिया में होगा, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय है ना बेटा, वो द हेग, नीदरलैंड में है, ठीक है, ये आप ध्यान रखें। अगला आता है प्रश्न संख्या 57वीं, निम्नलिखित में से किस शहर को 2024 का एशिया की हरित राजधानी का खिताब दिया गया है। तो ये अवार्ड जो जीता है ये सिंगापुर को मिला है। कौन से शहर को, सिंगापुर को मिला है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कथन क्या है कि इसमें सूरत, वडोदरा, साबरमती सहित 12 स्टेशन होंगे, ये बात बिल्कुल सही है। इसमें भारत की पहली समुद्र के नीचे की रेल सुरंग का निर्माण शामिल है, ये भी सही बात है। इससे मुंबई और अहमदाबाद के बीच यात्रा का समय घटकर 3 घंटे से भी कम होने का अंदाजा है। इसे जापान से वित्तीय और तकनीकी सहयोग के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है। तो इसमें इस बुलेट ट्रेन को तैयार करने में सहयोग किसका लिया गया है, जापान का लिया गया है, ठीक है। 2 ट्रेनें भी जापान ने बिना किसी शुल्क के दी हैं इंडिया को, ऐसा भी न्यूज में आया था, ठीक है बेटा। अगला प्रश्न है आपका, इसमें जो ऑप्शन है ना बेटा, ये सभी सही हैं, 1, 2, 3 और 4। तो यानी कि 58वां जो प्रश्न है आपका, 58वां प्रश्न, उसका जो ऑप्शन है बी सही होगा, बी सही होगा, क्योंकि ये ऑप्शन सारे ही सही हैं, ठीक है। अगला देखिए आप, अगला प्रश्न संख्या है 60वें नंबर पे, PM केयर्स फंड की ट्रस्ट डीड किस अधिनियम के तहत पंजीकृत की गई थी। तो किस अधिनियम के तहत पंजीकृत की गई थी, पंजीयन अधिनियम 1908 के द्वारा,
पंजीकरण अधिनियम 1908 के द्वारा इसको पंजीकृत किया गया था। अगला प्रश्न आपका आता है कि हरियाणा का कैथल शहर ऐतिहासिक रूप से किस प्रसिद्ध महिला योद्धा से संबंधित है? तो कैथल में कितनी ही बार आपने हिस्ट्री की आपकी क्लास में भी बताया हुआ है, इतिहास में रजिया सुल्तान के अलावा आप ये बताइए कि इनमें से कौन सी ऐसी महिला योद्धा हैं जो अपने हरियाणा से संबंधित है, जबकि रजिया सुल्तान का तो बार बार नाम आता है। ठीक है, तो कैथल से संबंधित जो महिला योद्धा है वो कौन है? रजिया सुल्तान। ठीक है बेटा, आगे देखिए, हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा दिए जाने वाले युवा लेखक सम्मान पुरस्कार का संशोधित जो मानदेय है वो कितना है? तो ये जो मानदेय है, एक तो 72 वाला जो प्रश्न है ना बेटा, 60 में तो ऑप्शन में क्या आएगा? 60 में डी आएगा आपका। ठीक है, और आपका 72वां जो प्रश्न है उसमें आपका आएगा बी, रजिया सुल्तान है ना। ठीक है, और ऑप्शन प्रश्न है आपका 70वां है ये प्रश्न अगला, हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा दिए जाने वाले युवा लेखक सम्मान पुरस्कार का संशोधित मानदेय बेटा 1 लाख है। कितना है? 1 लाख। तो 1 लाख कौन से ऑप्शन में होगा? बी में। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। ये जो सम्मान पुरस्कार है, युवा लेखक सम्मान पुरस्कार, इसको स्वामी विवेकानंद युवा लेखक पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बेटा, ये जो प्रश्न है आपके, ये अगला देखिए, इसमें आगे जो प्रश्न है वो है प्रश्न संख्या 61वीं। देखो, हरियाणा सरकार के आधिकारिक पोर्टल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के 5 प्राकृतिक भौगोलिक प्रभागों में से एक नहीं है? ठीक है, तो प्राकृतिक जो भौगोलिक जो प्रभाग है, हमारे भाग बने हुए हैं, उन 5 में से एक नहीं है। तो ये आपको खुद से ही पता हो कि यमुना आपने पढ़ रखा है, अरावली पढ़ रखा है, शिवालिक पढ़ रखा है, बुंदेलखंड कहीं आया नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या आएगा? बुंदेलखंड, यानी कि 61वें प्रश्न का जो ऑप्शन है, प्रश्न संख्या 61 की, वो क्या आएगी? सी आएगा आपका, बुंदेलखंड पठार। ठीक है बेटा, अगला है चौधरी बंसीलाल स्टेडियम हरियाणा के किस शहर में है? ये जो चौधरी बंसीलाल स्टेडियम है ये बेटा लाहली रोहतक में है। ठीक है, कौन सा? लाहली में। तो इसका ऑप्शन जो है 64वें का क्या आएगा? ये आएगा बेटा लाहली, डी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है बेटा, अगला देखिए, प्रश्न संख्या है 59वीं 59 कि यदि वैश्वीकरण के बाद किसी देश का गिनी गुणांक बढ़ता है तो यह क्या दर्शाता है? तो इसमें जो आंसर है आपका, ये आय वितरण में कोई परिवर्तन नहीं होता, उच्चतर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, या फिर गरीबी के स्तर में एक समान रूप से कमी आना, या फिर आय असमानता और भी बदतर हो जाना। तो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा आएगा? सी आएगा, कि आय और असमान हो जाती है और स्थिति कैसी हो जाती है? बदतर हो जाती है। तो 59 का क्या आएगा आंसर? 59 का क्या आएगा? सी। ठीक है बेटा, 59 का क्या आएगा? सी आएगा। अगला देखिए, 65वां जो प्रश्न है उसके अनुसार, 65वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु है? तो ये आपको बताना है कि कौन सा क्षेत्र है भारतीय शहर में, शहर का कौन सा जो क्षेत्र है वो शहर बताना है आपको जहां उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क यानी कि सवाना जलवायु पाई जाती है। तो ये आपका है कर्नाटक, बेंगलुरु। बी जो ऑप्शन है ना बेटा, ये आपका सही आएगा प्रश्न संख्या 65 में। 65 में क्या सही आएगा? बी। ठीक है, बेंगलुरु। अगला आपका आता है युद्ध प्रिय यानी मार्शल और आदिवासी मूल वाला छऊ नृत्य मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये मूल रूप से बेटा 3 राज्यों से संबंधित है। एक तो आपका ये इसमें है पश्चिम बंगाल, एक है उड़ीसा और एक है झारखंड, जबकि ऑप्शन में क्या है? पश्चिम बंगाल है। तो आंसर क्या आएगा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में ये जो छऊ नृत्य है इसे पुरुलिया छऊ भी कहते हैं।
ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा आएगा, ये आपका 66 का बी, 66 का बी। ठीक है, 3 राज्यों में प्रचलित है छऊ नृत्य, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड। अलग अलग नामों से भी इसको बोला जाता है। ठीक है, मयूर, उड़ीसा में जैसे कि मयूरभंज है, झारखंड में सरायकेला है। ठीक है, इस प्रकार से अगला जो प्रश्न आपका आता है वो है प्रश्न संख्या, ये प्रश्न है 68 का 68वां बेटा। कोपेन जलवायु वर्गीकरण में जलवायु को वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उपयोग नहीं किया जाता। तो इसमें देखो बेटा, चारों ही उपयोगी बता रखे हैं वैसे तो, लेकिन मुख्य रूप से आर्द्रता, तापमान और वनस्पति, इन तीनों का जिक्र है, हवा का जिक्र जो है वो नहीं है उसमें। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है ये आप एक बार देख लीजिएगा। अगला आता है मोढेरा का सूर्य मंदिर, प्रश्न संख्या आपकी है 59वीं। इसमें है मोढेरा का सूर्य मंदिर किस स्थापत्य शैली को प्रदर्शित करता है। तो पहली बात तो ये कि मोढेरा कहाँ पर है, मोढेरा कहाँ है, गुजरात में है। कहाँ पे है, गुजरात में। तो इंडिया जीके का प्रश्न बनता है ये। ठीक है, तो इसको हमें बताना है कि किस स्थापत्य शैली को ये प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये जो मोढेरा सूर्य मंदिर है गुजरात के मेहसाणा में है और 11वीं सदी में सोलंकी वंश के राजा भीम प्रथम द्वारा इसको बनवाया गया था। ठीक है, और ये जो शैली है, क्योंकि सोलंकी वंश से संबंधित राजा ने बनवाया, तो कौन सी शैली है, मारू गुर्जर शैली, मारू गुर्जर शैली, इसे सोलंकी शैली भी कहते हैं, सोलंकी शैली भी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो ऑप्शन हो गया आपका सी, तो 69 का सी सही है। ठीक है बेटा, ये आप ध्यान रखें। अगला जो प्रश्न इसमें आता है, इसके बाद हिंदी आती है शायद आपकी। हाँ, हिंदी देखिए, पहला हिंदी का प्रश्न है ये, यहाँ तक आपकी हरियाणा का सामान्य ज्ञान और प्लस इंडिया का जो जीके है वो दोनों आ जाती हैं। अब आपका आता है प्रश्न हिंदी से संबंधित। तो हिंदी के भी कोई कम क्वेश्चन तो थे नहीं, 15 प्रश्न है बेटा। 15 प्रश्नों को एक बार देख लीजिए। सबसे पहला प्रश्न जो है वो है, निम्नलिखित में से डांडी शब्द है। ठीक है, तो डांडी जो शब्द है वो कौन सा होगा, देशज होगा। कौन सा शब्द होगा, देशज। युद्ध में अगला प्रश्न आपका है, तो ये जो डांडी शब्द देशज है, इसमें 86वां जो प्रश्न है आपका, 86वां, इसका जो ऑप्शन है वो बी सही है। ठीक है, देशज, देशज। ठीक है बेटा, 87वां प्रश्न देखिए, युद्ध में मारे जाने के लिए उपयुक्त मुहावरा है। तो उपयुक्त जो मुहावरा है वो ऑप्शन के अनुसार खाक में मिलना, बी कहता है कफन सिर पर बांधना, सी के अनुसार काम तमाम कर देना, और डी के अनुसार खेत रहना। तो ऑप्शन क्या आएगा, खेत रहना। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न आपका आता है, निम्नलिखित शब्दों में से संबंध बोधक शब्द है। तो संबंध बोधक शब्द जो है वो कौन सा होगा, निकट होगा। संबंध बोधक शब्द कौन सा होगा, निकट। ठीक है बेटा, और इसमें ये ऑप्शन आपका आता है बी। अगला आपका प्रश्न है 89वां प्रश्न है, ऊंट किस करवट बैठता है। तो ये एक लोकोक्ति है, इसका हमें अर्थ बताना है कि ऊंट किस करवट बैठता है। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, संकट पर संकट आना, वस्तु कम चाहने वाले अधिक, सी ऑप्शन क्या कहता है कि परिणाम में अनिश्चितता होना, और डी के अनुसार कहने से जिद्दी व्यक्ति काम नहीं करते। तो आपके अनुसार क्या होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है, कि पता नहीं भाई कि काम होगा या नहीं होगा। देखो ऊंट किस करवट बैठता है कि भाई कार्य जो है होगा नहीं होगा नहीं पता। इसका मतलब क्या है, कार्य में अनिश्चितता है। क्या है, कार्य में, परिणाम में अनिश्चितता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी होगा। परिणाम में
अनिश्चितता होना। ठीक है बेटा, अनिश्चितता होना। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास मैंने आपको बताया हुआ है कि अव्ययी भाव समास में पहला जो शब्द होता है वो हमेशा क्या होता है, अव्ययी होता है। जो समास की क्लास थी उसमें भी मैंने आपको बताया हुआ है कि पहला शब्द अव्ययी होगा, यही आपको ध्यान रखना है। दयाद्र, तो दया एक भाववाचक संज्ञा हो गई। प्राप्तोदक, प्राप्त भी शब्द हो गया। ध्यान, तो ध्यान भी क्या हो गया, शब्द ही है। ठीक है, तो ये क्योंकि पहले के तो सारे शब्द आ रहे हैं, लेकिन अनुकूल, अनु जो है, अनु के साथ आप दूसरे शब्दों को भी जोड़ सकते हो। तो ये जो शब्द अनु है ये क्या हो गया बेटा, अव्ययी है। ठीक है, इसलिए ये समास भी कौन सा होगा, अव्ययी भाव समास। इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन कौन सा सही आएगा, आपका ऑप्शन आएगा डी। कौन सा, अनुकूल। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गुरु जी ने शिष्य को आशीर्वाद दिया। ठीक है, बी कहता है आजकल भ्रष्टाचार का बाजार गर्म है। ठीक है, क्योंकि इसमें ये भी सही है, बाजार गर्म होना, ये मुहावरा भी आता है इसमें। शीतल गन्ने का रस पीजिए, ये भी ठीक है। उसने क्या संकल्प लिया, ये जो शब्द है, ये वाक्य है, ये आपका अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका आता है 92वां प्रश्न, निम्नलिखित में से महाप्राण ध्वनियों के सही समूह का चयन कीजिए। तो सही समूह का चयन करने के लिए आप देखिए एक बार, क, ख, ग, घ, अंगः, च, ट, त, प। अब ये जो वर्ण हैं ये आपके पूरे यहां तक आएंगे। ठीक है, इनमें से अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, ये इस प्रकार से होगा। तो ख और घ ये क्या हो गए, आपके महाप्राण हो गए। क्या हो गए, महाप्राण हो गए। अब ये जो ट है, ठ है, ट आपका अल्प प्राण में आ जाता है फिर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपका ऑप्शन है वो कौन सा सही होगा, सी सही होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी। ठीक है, इसमें आप ये ध्यान रखें। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका आता है, निम्नलिखित शब्द युग्मों में सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है। ठीक है, प्रश्न को आप एक तो पढ़ें, तो ध्यान से पढ़े, क्योंकि आधा जो गलती आप करते हो वो प्रश्न को पढ़ने में ही गलती कर देते हो, हाँ या नहीं के चक्कर में। ठीक है बेटा, तो प्रश्न को अच्छे से पढ़ें। इसमें है कृपण, कृपण का अर्थ कंजूस होता है, सही बात है। कृपाण तलवार होती है। अन्य अनाज होता है, अन्य मतलब दूसरा होता है। कपाट दरवाजा होता है, कपट होता है किसी के साथ कपट करना या धोखा करना। लेकिन पवन तो हवा, ठीक है। पावन का मतलब क्या होता है, पवित्र, और इसमें क्या लिखा है, अपवित्र। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी। तो 93 का जो ऑप्शन है, 93 का कौन सा सही होगा, सी सही होगा। ठीक है, ये आप देख लें। अगला प्रश्न आता है 94वां प्रश्न, शंकर शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो संधि विच्छेद क्या होगा, शम जमा र नहीं हो सकता, शम जमा कर, शम जमा कर। अब ये जो शम जमा कर दो बार लिख रखे हैं बेटा, देखो एक तो लिख रखा है शम जमा कर और एक लिख रखा है शम जमा कर, है इन दोनों में से ही। ठीक है, तो दोनों में से ही है, ये हम कैसे पता करें। यदि हम इस मैं को, ये क्योंकि आधा है इसलिए हम इसे जब ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अंक की बिंदी लग जाएगी और ये हो जाएगा शंकर। और ये तो मैं पूरा है पहले से ही, तो इसमें तो ये ऊपर आ नहीं सकती, ये वैसे ही गलत हो जाता है। ठीक है, तो आंसर जो है वो कौन सा होगा, शम जमा कर, शंकर। ठीक है, ये आपका ऑप्शन है 94 का बी। 94 का कौन सा है, बी ऑप्शन है। ठीक है बेटा, ये सही होगा। अगला प्रश्न आपका आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, तो उन 7-8 में से ही देखिए, प्रेरणार्थक वाक्य नहीं बनता। प्रेरणार्थक क्रिया होती है जिसमें कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, किसी अन्य को कार्य करने की
प्रेरणा देता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अर्थ के आधार पर जो वाक्य है उसमें प्रेरणार्थक वाक्य उसका भेद नहीं है। 95 का जो ऑप्शन है वो कौन सा सही होगा? ए सही होगा। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से अविकारी शब्द हैं। तो निम्नलिखित में से अविकारी, मैंने आपको विकारी अविकारी की क्लास में भी बताया था। विकारी जो बदल जाते हैं, ऐसे शब्द जो रूप परिवर्तित कर लेते हैं। अविकारी जो रूप परिवर्तित नहीं करते, जैसे हैं वैसे की वैसे वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं। तो उन्हीं को हमें देखना है। संज्ञा, विशेषण और क्रिया ये आपकी आती है विकारी में। ठीक है, तो अविकारी में कौन सी आएगी? ये आएगा आपका संबंध बोधक। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 96 का जो ऑप्शन है 96, इसका ऑप्शन कौन सा सही है? सी सही है, सी, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखें आप। ठीक है, अगला आपका आता है, इसमें आपको बताना है निपात। निपात होता क्या है बेटा? कि किसी भी वाक्य में जब हमें किसी बात पर बल देकर अपनी बात कहनी हो तो उन शब्दों का जिनका हम प्रयोग करते हैं अपनी बात को मजबूती के साथ रखने के लिए, उनको हम क्या कहेंगे? निपात कहते हैं। जैसे अभी तक यह काम नहीं हुआ, क्या तुम अब भी इस प्रकार से कह रहे हो, या मतलब इस तरीके से कि जिसमें हम वजन डालें अपनी बात पे। ठीक है, वो निपात होते हैं। भी, ही, तक, इस तरीके के शब्द इसमें आते हैं। हाँ, भी, तक और ही, ये तीनों ही इसमें ऑप्शन में भी है। तो आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा? सी जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि और निपात में नहीं आता। ठीक है, तो निपात, ये 97 का जो ऑप्शन है वो कौन सा आपका सही होगा? आपका होगा सी, और। ठीक है बेटा, बताना क्या था कि जो निपात नहीं है, और निपात कौन सा नहीं है? और। ठीक है, आगे चलिए। अगला प्रश्न आपका आता है, मोर मुकुट की चंद्रकनी त्यों राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर को अंकश, किए शेखर शतचंद। ठीक है, तो इसमें क्योंकि मोर रूपी जो मुकुट है उसके द्वारा जो श्री कृष्ण है उनका राज तिलक या राजाभिषेक किया जा रहा है इस समय, तो उसमें उपमा अलंकार भी बनता है। लेकिन उपमा पहली बात तो ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो हम कहाँ जाएंगे? मनु शशि शेखर को अंकश। मैंने अलंकार की क्लास में आपको बताया हुआ है, मानो, मनो, जानो, जनो, जनु, मनु, ये जो वर्ड आते हैं इनकी पहचान है कि ये कौन से अलंकार होंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार होंगे। कौन से अलंकार होंगे बेटा? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसका 98 का जो ऑप्शन का आंसर होगा आपका वो कौन सा होगा? बी होगा। कौन सा होगा बेटा? बी, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, अगला आपका आता है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्दों का समूह। एक तो तत्सम और तद्भव में देखिए कुछ पहचान भी आपको मैं बता देती हूं कि क्ष, त्र, ज्ञ, ऋषि और आपका श्र। ठीक है, और आपका कोई भी जो रे आता है उसका पदेन रूप हो, ये वाला चाहे ये वाला। ठीक है, इन सभी स्थितियों में प्राय कौन सा जो प्रत्यय होता है वो तत्सम, कौन सा शब्द होता है? तत्सम होता है। कौन सा होता है बेटा? तत्सम होता है। तो इन शब्दों का जहां भी प्रयोग हो, जहां भी ऐसे शब्द आ जाए, उन शब्दों में आपको पहचान इनकी करनी है। उसमें श भी आता है। ठीक है, श है, श शलगम है, लगभग इन शब्दों का प्रयोग होता है। ये इसकी पहचान है कि या तो ये पदेन रूप रे का या फिर ये ऊपर। ठीक है, ठीक है बेटा, ये आप ध्यान रखें इसका। तो इन शब्दों का जहां प्रयोग होगा कौन से शब्द कहलाएंगे? तत्सम शब्द कहलाएंगे। ठीक है, और इसमें देखिए जो ऑप्शन है लिखा हुआ है निपुण, पुष्कर, पक्षी और धर्म, ये चारों ही क्या होते हैं? आपके तत्सम है। चारों ही क्या है? तत्सम है। ठीक है बेटा, अगला देखिए आप में इसमें 99 का जो प्रश्न है वो कौन सा होगा? ए होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन का आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन होगा 99 का। 100 में क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित विकल्पों में से बहुवचन का चयन कीजिए। इसमें ऑप्शन में कौन सा आएगा? ए आएगा। क्या है? गुरुजन। 100 का ए। ठीक है, तो ये थे आपके
शिफ्ट पहली के जो भी आपके क्वेश्चंस थे उनका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको कर दिया है, ठीक है। आई होप कि सभी बच्चों के क्वेश्चंस जो थे वो अच्छे से आपको समझ में भी आ गए होंगे, सही भी हों, ठीक है। ये भी मायने रखता है ना बेटा कि सही भी होने चाहिए। कोई बात नहीं यदि सही है नहीं है, अब जो हो गया है, हो सकता है सभी बच्चों का अच्छा हो गया हो, ठीक है। घबराने वाली कोई बात ही नहीं है बेटा, पढ़ते रहो। अपना जो मन है ना, कभी भी ऐसे मत सोचो कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो बस गए और पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो मैं तो इतने ही दिन पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, ठीक है। तो ये सारी जो बातें होती है ना आपकी, ये क्या है कि कहीं ना कहीं आपका खुद का भी मोरल डाउन करती हैं, ठीक है। कोई बात नहीं है, एक पेपर आपका यदि अच्छा नहीं भी हुआ, मैं तो चाहती हूँ कि सबका अच्छा हो जाए, ठीक है। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, होप कभी नहीं खोना चाहिए, ठीक है। लगे रहोगे तो कामयाबी तो आपको जरूर मिलेगी, लेकिन बेटा एक डेली का अपना एक रूटीन बनाओ। अब एग्जाम दे दिया तो ये नहीं कि हम हफ्ते 10 दिन तक ऐश लेंगे क्योंकि हम आराम कर रहे हैं, हम पढ़ाई को बिल्कुल छोड़ रहे हैं, हम नया काम कुछ ऐसा कर लेंगे, ये नहीं। अपने लिए टाइम पढ़ाई के लिए जरूर निकालो, 2 घंटा तो आराम से डेली निकालिए, चाहे वो सुबह का हो या शाम का हो, ठीक है। थोड़ा इसमें जो मेंस है, क्योंकि अब प्री का जो रिजल्ट है वो भी कहा जा रहा है कि भाई 1 महीना लगेगा, तो मेंस की जो तैयारी है वो आपकी अपनी अभी से शुरू कर दें। अभी से शुरू करोगे तब आपको आगे कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। आप लोग क्या करते हो कि जैसे अच्छा फॉर्म निकल गए, भैया आप तैयारी शुरू, फॉर्म की भी वो भी लास्ट डेट निकल जाती है, फॉर्म भरे जाते हैं उसके बाद आप लोग शुरू करते हो, ये गलत है। आप अब जैसे अब आपने एग्जाम दे लिया तो अभी से आप शुरू क्यों नहीं कर देते, ठीक है। तो अभी से पढ़ना शुरू कर दोगे तो आपको फायदा उसका मिलेगा। बीच में गैप दे दे के अगर आप पढ़ रहे हो तो फिर आपको नुकसान होता है इससे, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखें और मेहनत करते रहें, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, ठीक है बेटा। यदि आपको लगता है कि आपको जो भी मैंने ये क्वेश्चन पेपर कराया है वो आपके लिए ये फायदेमंद रहा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है बेटा। मिलते हैं अगली क्लास में।